दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में चीन कहां आता है? राजनीतिक ताकत के हिसाब से चीन नंबर 2 पर है, आर्थिक ताकत के हिसाब से भी चीन नंबर 2 पर है और सैनिक ताकत के हिसाब से भी चीन नंबर 2 पर है। चीन का लक्ष्य है नंबर 1 की पोजीशन, जहां पर इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका है। आइए जानते हैं कि चीन का यह सपना क्यों टूटने जा रहा है। पूरी दुनिया ये बात मानती है कि जब ये विश्व कोरोना वायरस के संकट से उबरकर पटरी पर लौटेगा तो उसकी व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर वैसा नहीं होगा जैसा वो आज है। उसमें बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। सबसे अहम बात जिसे आज दुनिया के ज्यादातर प्रभावशाली देशों में महसूस किया जा रहा है वो ये है कि कोरोना वायरस पश्चात के काल या पोस्ट कोरोना वायरस पीरियड में चीन के दबदबे को बुरी तरह झटका लगेगा। वो नंबर 1 के अपने लक्ष्य की ओर योजनाबद्ध ढंग से चल रहा था, लेकिन कोरोना वायरस ने इस योजना में फच्चर फंसा दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस खुद चीन का किया धरा है और उसने तो इसके जरिए दुनिया में अपना एक छत्र दबदबा कायम करने का सपना देखा था। अगर ऐसा है तो फिर चीन के कैलकुलेशंस या समीकरण उल्टे पड़ गए हैं। पहले जानते हैं कि आने वाले वर्षों में चीन की स्थिति क्या होने वाली है। कोरोना वायरस के सारे मामले ने चीन को हर तरह से नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ चीनी लीडरशिप बल्कि खुद कम्युनिज्म की छवि भी दुनिया में खराब हुई है, जिसमें कठोर नियंत्रण, एक पार्टी का दबदबा और चीजों को छिपाने की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि चीन दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का मतलब दुनिया के प्रति जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है। दुनिया ऐसे देश को सबसे बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी जो अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से समूची धरती की आबादी का वजूद ही दांव पर लगा दे। चीन ने अपने यहाँ खतरनाक वायरस के फैलने की खबर को लंबे समय तक दुनिया से छिपाया। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि उसे यकीन हो कि दुनिया को पता लगने से पहले ही वो इस पर काबू पालेगा, इसलिए क्यों अपनी छवि को दांव पर लगाया जाए। जो लोग चीजों को संदेह की नजर से देखते हैं उन्हें यह लगता है कि उसने जानकारी साझा करने में जानबूझकर अधिक समय लिया, क्योंकि अगर हम भुगत रहे हैं तो बाकी लोग क्यों बचे। अगर हम डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में सोचें तो चीन की सोच समझ में आती है। चीन की जितनी कठोर व्यवस्था है उसमें वो लोगों को घरों में रखकर इस बीमारी पर काबू पालेगा, ये संभव था। सन 2003 में चीन सार्स की महामारी से निपट चुका है और उसे अनुभव भी है, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं कर सकेगी क्योंकि वहां पर न तो महामारियों का अनुभव है और न ही कम्युनिज्म जैसी तानाशाही व्यवस्था है जिसमें सरकार डंडे के जोर पर लोगों से कुछ भी करवा सकती है। मतलब ये कि उनको अपने घरों में जबरन कैद कर सकती है और वायरस पर काबू पा सकती है। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस जैसे देशों में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और जहां पर लोगों के अपने संवैधानिक अधिकार तो हैं ही, उनके मानवाधिकारों का भी सम्मान है। अगर उन देशों तक वायरस पहुंच गया तो आसानी से काबू में नहीं आएगा और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ले बैठेगा। ऐसे में चीन के लिए आगे निकल जाना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर हालात पर नजर डालें तो पाएंगे कि सारा घटनाक्रम करीब करीब इसी अंदाज में आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी चीन अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सका, बल्कि लक्ष्य से थोड़ा और पीछे चला गया है। उसकी छवि एक खलनायक की बन गई है और मौजूदा वक्त में दुनिया के गिने चुने देश ही उसके साथ खड़े होने को तैयार होंगे। शायद पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया जैसे 2 देशों पर चीन भरोसा करके चल सकता है, लेकिन कोई तीसरा देश ऐसा दिखाई नहीं देता जो बदले हुए हालात में भी कहे कि चीन हम सबका हितैषी है और वो दुनिया में सबसे बड़ी भूमिका पाने का हकदार है। दुनिया के नेताओं के मन में चीन के साथ साथ कम्युनिस्ट व्यवस्था के प्रति भी संदेह पैदा हो गया है। आप जानते हैं कि वुहान में कोरोना वायरस की शुरुआत नवंबर 2019 में हो गई थी और डॉक्टर ली वेनलियांग जैसे विसल ब्लोअर्स ने इस बारे में आवाज भी उठा दी थी, लेकिन वुहान की स्थानीय कम्युनिस्ट व्यवस्था ने इस जानकारी को न सिर्फ छिपा दिया बल्कि ली वेनलियांग और उनके जैसे दूसरे लोगों का दमन किया और जिनके पास भी इस बीमारी के सबूत थे उनको नष्ट करने का निर्देश दिया। भला कोई भी जिम्मेदार प्रशासन ऐसा क्यों करेगा? यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि स्थानीय प्रशासन इस बात को चीन के केंद्रीय नेतृत्व से छिपाना चाहता था, क्योंकि तब वायरस के फैलने की जिम्मेदारी उस पर आती। अगर वहां कम्युनिस्ट व्यवस्था नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो सच्चाई के हक में उठने वाली आवाजों को इस तरह से दबाया नहीं जाता और बातें ऊपर तक पहुंचती, जिससे समस्या के समाधान का रास्ता निकलता। कम्युनिस्ट व्यवस्था में ऊपर वालों से डर और नीचे वालों के दमन की ये परिपाटी आम है। क्या ऐसी व्यवस्था वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी भूमिका निभाने की काबिलियत रखेगी? क्या वो छोटे और कमजोर देशों तथा लोकतांत्रिक संस्थानों की अहमियत को समझ सकेगी और उनको प्रोटेक्ट करेगी? अमेरिका को आप लाख गालियां दे लें, लेकिन दुनिया में जब भी कुछ गलत होता है तो उस पर पहली और ठोस प्रतिक्रिया अमेरिका से आती है, भले ही वो देश उसका मित्र ही क्यों ना हो। भारत और अमेरिका तो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब तब वो हमारे यहाँ के मुद्दों पर भी आवाज उठा देता है। हम जरूर इसे अपने राष्ट्रीय मामलों में दखलंदाजी के रूप में देखते हैं, लेकिन एक वैश्विक महाशक्ति की नजर से देखेंगे तो पाएंगे कि अमेरिका ऐसे मामलों में अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ होने वाले दंगों को ही देख लीजिए। अमेरिका उन लोगों के हक में बोलता है जिनके बारे में उसे लगता है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं या ईसाइयों का दमन होने पर अमेरिका से आवाज आती है
और भारत में आतंकवाद की वजह से लोग मारे जाते हैं तब भी अमेरिका बोलता है। हालांकि वो नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन वैश्विक महाशक्ति होने का कुछ तो अर्थ है। जब भारत की नस दबी हुई महसूस हुई है तब वो भारत के पक्ष में भी बोला है। 2 साल पहले जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच टकराव चल रहा था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा था कि दोनों देश यानी भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। इसके ठीक पहले अमेरिकी राजदूत ने भूटान का दौरा भी किया था, जो भारत का जोड़ीदार होने के साथ साथ डोकलाम विवाद में तीसरा पक्ष था। कई बार अमेरिका का आकलन गलत भी हुआ है और उसके दांव गलत भी पड़े हैं, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी तरफ चीन का आचरण अलग है। पहली बात तो यह है कि वो खुद ही बहुत से देशों में समस्या पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। अपने एक भी पड़ोसी के साथ चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। रूस के साथ बहुत लंबे समय तक टकराव चलने के बाद पिछले कुछ वर्षों में उसके संबंध सामान्य हुए हैं, और शायद इसके पीछे कारण यह है कि उनके संबंधों का सामान्य होना चीन और रूस दोनों को सूट करता है। उधर चीन दुनिया के दर्जनों देशों को कर्ज के जाल में उलझा रहा है और कर्ज चुकाने में नाकाम होने पर वहां की जमीनों पर कब्जे कर रहा है। खुद हमारे पड़ोस में श्रीलंका इसका उदाहरण है, और पाकिस्तान बहुत जल्दी ही एक और उदाहरण बन सकता है। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक की बदौलत बहुत बड़े चीनी कर्जे के चंगुल में फंस रहा है। भयंकर कर्जों के कारण अफ्रीका के बहुत सारे देशों की गर्दन आज चीन के हाथ में है, जिनमें जिबूती भी शामिल है। हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में होने वाले विभिन्न मतदानों में अनेक देश इसी मजबूरी की वजह से चीन के पक्ष में वोट डालने को मजबूर हों, लेकिन कितने देश होंगे जो बिना किसी स्वार्थ के चीन को सबसे ऊंची पायदान पर देखना चाहेंगे। चीन की वैश्विक छवि को जो भारी नुकसान पहुंच रहा है, उसके लिए खुद चीन का लालच और स्वार्थ जिम्मेदार है। अपने पड़ोसी देशों के कितने ही इलाकों पर उसने दावा कर रखा है। वो साउथ चाइना सी पर भी कब्जा जमाने में लगा है। तिब्बत और हांगकांग को तो वो पहले ही अपने साथ इंटीग्रेट कर चुका है। अपनी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते चले जाने की कोशिशों के बाद वो कितने दोस्त बना लेने का भरोसा रखता है। स्वार्थ का हाल ये है कि हाल ही में जब इटली से खबर आई कि चीन वहां कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए बड़ी संख्या में वेंटिलेटर और फेस मास्क भेज रहा है, तो दुनिया में चीन की एकदम से प्रशंसा हुई। लेकिन अगले ही दिन रहस्योद्घाटन हो गया कि यह सामग्री कोई मदद के रूप में नहीं भेजी गई है, बल्कि चीन ने इटली को बेची है। तब बहुत से विश्लेषकों ने टिप्पणी की कि चीन ने जो वैश्विक संकट खुद पैदा किया, अब दुनिया को उसमें झोंक कर खुद उससे धन कमाने में जुट गया है। एक मजेदार तथ्य यह है कि चीन ने सहायता के नाम पर पाकिस्तान को जो फेस मास्कों की खेप भेजी, उससे पाकिस्तान भी नाराज हो गया है। वजह यह कि इसमें से ज्यादातर फेस मास्क पुराने कपड़ों और यहां तक कि अंडरवियर का कपड़ा इस्तेमाल करके तैयार किए गए थे। छवि का तो यह हाल है। वैसे यूं भी चीन की छवि कभी अच्छी नहीं रही। दुनिया की अनगिनत सरकारें चीन की साइबर हैकिंग का शिकार हो चुकी है, जहां चीन इंटरनेट का इस्तेमाल करके उनके गोपनीय डेटा को चुराता रहता है। इनमें संवेदनशील रक्षा संबंधी डेटा भी शामिल होता है, और इन देशों में भारत भी शामिल है। चीन की हुआवे कंपनी को अमेरिका ने बैन कर रखा है, क्योंकि ऐसा संदेह है कि उसके बनाए दूरसंचार उपकरणों के जरिए चीन दूसरे देशों, संगठनों और आम लोगों का डेटा चुराता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही हुआवे पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी। कोरोना वायरस का मौजूदा संकट चीन और अमेरिका के बीच टकराव का नया कारण भी बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली जनवरी में चीन के साथ बड़ा व्यापार सौदा किया था, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा था। अमेरिका तो पहले ही चीन से काफी आयात कर रहा है, लेकिन इस समझौते के तहत अमेरिका से चीन को होने वाला निर्यात भी बढ़ना था। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर और एनर्जी के क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को अपने यहाँ पर निर्यात करने और कारखाने लगाने की इजाजत दी थी। ऐसा लगा था कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के दौर में चीन की हरकतों ने इस पर पानी फेर दिया लगता है। इस बीच चीन ने चुपचाप शिनचियांग में परमाणु विस्फोट करके एक और करारा झटका दे दिया है। ऐसे समय पर जबकि उसे दुनिया के साथ एकजुटता दिखानी थी और विश्व को अपने द्वारा फैलाए गए कोरोना वायरस के संकट से उबारने में मदद करनी थी, वो अपनी सैनिक महत्वाकांक्षा पर आ गया, और न जाने क्यों ये परमाणु विस्फोट करके उसने दुनिया को क्या सिग्नल भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बेहद नाराज हैं कि चीन ने वायरस की गंभीरता के बारे में अमेरिका को वक्त रहते खबर नहीं की। इतना ही नहीं, उसने आज तक मरने वालों और संक्रमित लोगों के सही आंकड़े भी नहीं बताए। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस चीन में 3-4 महीने तक संक्रमण रहा हो, वहां पर 4000 से भी कम लोग मारे गए हों, और अमेरिका तथा यूरोप में बात लाखों लोगों तक पहुंच जाए। प्रिय दर्शक, यहाँ पर यह ना सोचें कि कितने लोग मारे गए ये चीन का अंदरूनी मामला है, और अगर वो बता भी देता तो दुनिया पर इसका क्या फर्क पड़ना था। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रंप के कहने का मतलब यह है कि अगर चीन बता देता कि बहुत बड़ी संख्या में उनके यहाँ पर जाने जा रही हैं, तो अमेरिका और दूसरे देश वायरस की चुनौती को और भी पहले तथा और भी ज्यादा गंभीरता से लेते। लेकिन चीन ने मृतकों की इतनी कम संख्या बताई कि दुनिया को लगा ही नहीं कि ये इतनी बड़ी महामारी बन सकती है। यही वजह है कि दुनिया पारदर्शिता पारदर्शिता चिल्ला रही है, यानी कि सही तथ्यों को छिपाना नहीं बल्कि बताना। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के वैज्ञानिकों ने अपनी पड़ताल में पाया है
कि अगर चीन ने 3 हफ्ते पहले ही जरूरी कदम उठा लिए होते तो वायरस से होने वाली 95% मौतों को रोका जा सकता था। क्या आप यकीन करेंगे, अगर दुनिया में आज कुल 5 लाख लोगों की जान इस वायरस की वजह से जाती है तो उनमें से 4,75,000 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। शायद तब ये वायरस चीन की सीमाओं के भीतर ही रहता, बाहर नहीं आता, और अगर आता भी तो चीन के 2-4 पड़ोसी देशों तक सीमित रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज अमेरिका में जितने लोग मारे जा चुके हैं उतने न तो खाड़ी युद्ध में मारे गए और न अफगानिस्तान में। याद रखिए, अमेरिका जैसे सर्वाधिक विकसित देश में हजारों लोगों का इस तरह से मर जाना कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति स्वीकार नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि वो देश अपने एक इंसान को बचाने के लिए समुद्री जहाजों का पूरा दल भेज देता है और दूसरे देशों में खतरनाक से खतरनाक कमांडो कार्रवाई कर डालता है। डोनाल्ड ट्रंप तो इस बात को हरगिज स्वीकार नहीं कर सकते, जो इन मामलों में बेहद आक्रामक तो हैं ही, उनके सिर पर चुनाव हार जाने का जोखिम भी मंडरा रहा है। मौजूदा संकट से चीन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ गई है। उत्पादन तो थमा ही, दुनिया में चीनी उत्पादों की मांग भी कम हो गई है। कई देश चीन से दूरी बनाने लगे हैं। जापान ने अपनी कंपनियों से कहा है कि अगर वो चीन में उत्पादन करती हैं और अपने कारखाने को चीन से हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाना चाहेगी तो जापान सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। वहां की सरकार ने इसके लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए का आकस्मिक फंड भी बना दिया है। ये सिलसिला दूसरे देशों में भी शुरू हो सकता है। अमेरिका और यूरोप की सरकारों ने संकेत दिए हैं कि भविष्य के लिए वे चीन के विकल्प की तलाश में हैं, जहां से सामान आयात किया जा सके। अभी अभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि कोरोना वायरस के मौजूदा संकट के बाद में दुनिया में चीन के साथ में बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, यानी इसमें बदलाव आने वाला है। कोरोना वायरस इसका एकमात्र कारण नहीं है। पिछले कुछ सालों में चीन में चीजों का उत्पादन करना और वहां से आयात करना महंगा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि चीन में मजदूर पहले सस्ते हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। इसकी वजह से लागत बढ़ रही है और चीन में सस्ते श्रम का जो एडवांटेज विदेशी कंपनियों को मिलता था वो खत्म हो रहा है। चीन का स्वार्थ कितना ज्यादा है और उसका प्रभाव किस तरह से घट रहा है, इन दोनों चीजों की एक मिसाल देखिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस संकट में भी लाभ उठाने के मकसद से एक आइडिया पेश किया था। उन्होंने कुछ देशों के नेताओं से बातचीत में कहा कि जिस तरह से वन बेल्ट वन रोड या सिल्क रोड की परियोजना पर वो काम कर रहा है, उसी तरह से एक और नई योजना शुरू की जा सकती है। ये योजना सेहत के क्षेत्र में सिल्क रोड बनाने की होगी, यानी दुनिया में कभी भी अगर भविष्य में कोरोना वायरस जैसी महामारियां आती है तो दुनिया को उनसे उबारने में चीन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है कि चीनी राष्ट्रपति के इरादे बहुत नेक हों, लेकिन दुनिया फिलहाल चीन की किसी भी कल्पना को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहिए कि उसके साथ ज्यादा जुड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए चीनी राष्ट्रपति के इस विचार को अब तक किसी बड़े देश का समर्थन नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि चीन की बार्गेनिंग पावर घट रही है। ये बात अमेरिका के साथ चीन के हालिया व्यापार सौदे में भी साबित हुई थी। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, चीन की जीडीपी इस साल उतने कम स्तर पर रहने वाली है जितनी कम वो पिछले 30 साल में कभी नहीं रही। ये उसके दबदबे को और कम करेगा। चीन के भीतर भी पिछली घटनाओं को हल्के में नहीं लिया गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक ताकतवर लॉबी उभर रही है जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व को चुनौती दे सकती है। पिछले दिनों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रेन झिकियांग ने शी जिनपिंग के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जोकर भी कह दिया। उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई है, लेकिन चीन के लौह आवरण वाली व्यवस्था में इस तरह से बगावत होना कोई आसान और छोटी बात नहीं है। जिनपिंग को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति बनाया जा चुका है, लेकिन उनका दर्जा और अहमियत कम हो रही है, ये बात साफ है। इन सब बातों से विश्व मंच पर चीन की अहमियत का घटना तय है। संयुक्त राष्ट्र हो या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, कारोबारी मुद्दे हो या राजनीतिक मुद्दे, उसकी बात का वजन घट रहा है। कोरोना वायरस का संकट एकदम से निकल जाने वाला नहीं है और इसे भांपते हुए चीन को अगले कुछ साल तक रक्षात्मक या डिफेंसिव रुख अपनाना पड़ेगा। इस बीच अमेरिका में मौजूदा सरकार और आने वाली सरकार चीन के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दर्जे को कम करने का कोई मौका छोड़ेगी नहीं। कोरोना वायरस के संकट से चीन लाभ उठाने के फेर में रहा होगा, लेकिन बात उल्टी पड़ रही है। पूरी दुनिया में उसकी छवि प्रभावित हुई है, उसका कारोबार प्रभावित हुआ है और वो भारी नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी का फायदा भी होना तय है। जब एक देश गिरता है तो कोई ना कोई दूसरा देश खड़ा भी होता है। तो वो कौन सा देश हो सकता है? आप भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। देखते हैं कि आपका अनुमान कितना सच या गलत है। जी हाँ, हम सबके मन में यही सवाल आता है कि क्या वो देश भारत हो सकता है? इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे, जिसमें हम दुनिया की उन उभरती हुई नई शक्तियों की चर्चा करेंगे जो राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक वर्ल्ड ऑर्डर में चीन को पीछे छोड़ सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आप आगे भी इसी तरह के इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस नियमित रूप से मिलते रहें। आपकी टिप्पणियों का भी हमें इंतजार रहेगा और आपके लाइक्स का भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।